हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब आप लोग? आई होप कि सब सेफ हैं और घर पे सुरक्षित हैं। अभी कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलें। ओके। सो मैंने 11 का बेसिक पार्ट 1 डाल चुका हूँ, बेसिक पार्ट 2 डाल चुका हूँ। अब आज मैं आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ 11 का अकाउंट्स का बेसिक पार्ट 3। ओके। ऐसे टोटल 4 हमारे बेसिक पार्ट रहेंगे। बेसिक पार्ट 3 में जो हमने कल टर्म्स, जो पुराने लेक्चर्स में मैं बात कर सकता हूँ कि जो मैंने पुराने जो वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने कुछ टर्म्स की बात करी थी, जैसे कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो असेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर कुछ पॉइंट्स और होते हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद बाकी की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियोस लेक्चर में। ओके। सो वी स्टार्ट विद दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट की हमने बात करी थी। असेट की हमने क्या बात करी थी कि असेट्स मतलब प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अस, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अस प्लस, प्लस मींस एंड, मतलब ये जरूरी है कि विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ओके। और लाइबिलिटीज के लिए हमने क्या बात करी थी? लाइबिलिटीज के लिए हमने बात करी थी कि अमाउंट पेबल और ओड बाय द प्रोप्राइटर और बिजनेस, कि अगर हमें किसी को हमारा जो अमाउंट है वो पे करना है या देना है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जब हम माल उधार पे ले लेते हैं किसी से तब हमको पैसा देना होता है। बैंक लोन हो गया एग्जांपल, मैंने बताया था कि जैसे बैंक लोन लिया है तो अगर हमें उन्हें पैसा देना है तो इसका मतलब वो भी हमारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। तो ये तो समझ में आया कि हाँ सर, लाइबिलिटीज होती हैं, असेट्स होती हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और होते हैं, जैसे असेट्स के अंदर वर्ड आता है नॉन करेंट असेट, करेंट असेट्स। लाइबिलिटीज के अंदर वर्ड आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। सो सर ये होती क्या है? असेट्स में नॉन करेंट असेट्स और लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी मींस, सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा करेंट लाइबिलिटी से, तो तुम लोग को डिफरेंशिएट करते बनेगा कि कैसे कैसे मतलब क्या करेंट लाइबिलिटी, क्या नॉन करेंट, क्या करेंट असेट्स, क्या नॉन करेंट असेट्स। ओके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। कोई एग्जांपल? कोई एग्जाम्पल? करेंट लाइबिलिटी मतलब जो हम 12 महीने के अंदर जिस लाइबिलिटी को पे कर दें। एग्जाम्पल, अगर हमने माल उधार पे खरीदा है, अगर हमने माल उधार पे खरीदा है तो हमें उसको पेमेंट या तो विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ, मतलब 12 महीने से ज़्यादा हम उसको टाइम नहीं देते हैं, कि मतलब हमको टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको पे कर पाए। ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं उसको 12 महीने के अंदर पे करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं ये मैं बता दूंगा। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने माल उधार पे लिया है, अभी इतना समझ लो, फिर मैं इसको लिखवा भी दूंगा। ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी मतलब समझ में आया कि जो 12 महीने के अंदर जिसको हमें पे करना है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब पेबल मोर देन 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक लोन। देखो दोनों लायबिलिटीज थी, हमने को क्रेडिटर्स को पेमेंट देना था वो भी लायबिलिटीज थी, और हमको बैंक लोन में जब हम पैसा उधार लेते हैं तो पे करना था वो भी लायबिलिटीज थी। बट क्या करेंट थी, क्या नॉन करेंट थी, अब क्लियर हो गया। ठीक है। करेंट मतलब जिसको हमको 12 महीने के अंदर पे करना है, और नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब जिसको हमें साल भर से ज्यादा हो जाता है। जैसे हम बैंक लोन लेते हैं तो कई बार 3 साल, कई बार 4 साल, कई बार 5 साल के लिए बैंक लोन लेते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, करेंट असेट्स। नाउ व्हाट इज करेंट असेट्स? करेंट असेट्स मतलब मैं करंट एसेट को बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हिंदी में समझाऊं तो मैं तो करंट एसेट मतलब होता है कि अगर हमें किसी से पैसा लेना है और वो भी वही 12 महीने के अंदर लेना है, ठीक है, या फिर रेडिली कन्वर्टेड, इसको मैं बोलूंगा रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स।
मतलब यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो 12 महीने के अंदर जिससे हमें कैश या बैंक में पैसा आ जाएगा। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, स्टॉक, ठीक है, या फिर पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैसे? देखो मैंने तुमको बोला था एक वर्ड आया क्रेडिटर्स, एक वर्ड आया डेटर्स। मैं इसको 2 मिनट बाद समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक। जैसे अगर आज मैंने माल खरीदा है तो मैं 12 महीने से ज्यादा माल तो रखता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं बेच से जाता हूँ, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं कि जिसका पेमेंट एक्चुअली हमको 12 महीने के अंदर आ रहा है उसको हम करंट एसेट के अंदर डाल रहे हैं। डेटर्स मतलब जिनको मैंने माल उधार पे बेचा है, ठीक है। तो उनसे भी हम ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम देंगे? 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं हम, ठीक है। इसलिए ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर सर नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या? नॉन करंट एसेट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस करे हैं हमने जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दें। मतलब सर एग्जांपल जैसे कि हमने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, ये हमारी असेट्स होती हैं। ओके, तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स क्या हो जाएगी? जो हमने खरीदा तो है, एक्सपेंस करे हैं क्योंकि खरीदा है, बट इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिले, ठीक है। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी। और कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, अलग अलग कोई बॉन्ड्स में, कोई डिवेंचर्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, तो वो भी लॉन्ग टर्म होती हैं क्योंकि कई बार 3 साल के लिए, कई बार 4 साल के लिए, कई बार 5 साल के लिए। तो अब समझ में आया होगा कि सर क्या नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है, क्या करेंट लायबिलिटीज होती है, क्या करंट एसेट्स होते हैं और क्या नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, एक पॉइंट और आता है फिक्स एसेट्स। ये किसके अंदर आता है? नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर एक पॉइंट आता है फिक्स एसेट्स। उसमें आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो सर क्या टेंजिबल होता है और क्या इनटेंजिबल होता है? तो देखना, जिसे हम टच कर सकें, देख सकें, फील कर सकें, दैट इज टेंजिबल। जिसे हम टच नहीं कर सके, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो इनटेंजिबल होती है। एग्जाम्पल, यहां पे सेम एग्जाम्पल लूंगा मैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको बताया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? टेंजिबल एसेट्स के। इंटेंजिबल में एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कि हमारे जो टेंजिबल एसेट्स में आते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, ये तुम्हारे सुने हुए हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में सर गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे और समझ में आते जाएंगे। बाकी मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। गुडविल मतलब जैसे अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी में टाटा की और रतन टाटा की गुडविल है, तो कभी अगर वो अपना बिजनेस बेचेंगे तो उन्हें उस गुडविल का भी पैसा मिलेगा, तो डेट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ओके। पेटेंट्स मतलब जैसे अगर मैंने कुछ एक हटके कोई चीज बनाई जो किसी को नहीं आती, जैसे सबसे पहली बार अगर मान लो किसी ने ड्रोन बनाया था, तो अगर वो किसी को नहीं बनाते आता है और अगर उसने बना के उस चीज को अपने नाम करवा लिया कि ये मेरी मैंने इसको इस तरीके से बनाया, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब अपने नाम कर लिया, दैट इज पेटेंट। और अगर उसको वो उस पेटेंट को अगर किसी को देता है आगे यूज करने के लिए, तो दैट इज कॉपीराइट। ओके। तो ऐसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। ओके। सो असेट्स के अंदर पूरा हो गया, लाइबिलिटीज के अंदर पूरा हो गया, करंट असेट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड असेट के अंदर टेंजिबल क्या, इंटेंजिबल क्या। अब एक छोटा सा पॉइंट बचा कि डेटर्स मतलब क्या और क्रेडिटर्स मतलब क्या। व्हाट इज डेटर्स और व्हाट इज क्रेडिटर्स? डेटर्स मतलब जिनको माल उधार पर बेचा है, जिनको माल उधार पर
बेचा है, ठीक है। whom we sold goods on credit, whom we sold goods on credit, तो वो होते हैं हमारे डेटर्स। और क्रेडिटर्स मतलब जिनसे माल उधार पर खरीदा है, जिनसे माल उधार पर खरीदा है। अब खरीदा है मतलब जैसे कि होम, फ्रॉम होम वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके। तो क्रेडिटर्स मतलब फ्रॉम होम वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, और डेटर्स मतलब फ्रॉम होम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसलिए उधार पे रहते हैं तो ये करंट एसेट बन जाती है, करंट लायबिलिटीज बन जाते हैं। आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ अपन पढ़ते हैं बाकी के दूसरी टर्म्स और क्या क्या है इसके अंदर। देखो, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझना है इसको। मैंने मार्केट से 10 पेन लाए, ठीक है। एक पेन 10 रुपए का था, बट मैं तो ना इसका बिजनेस कर रहा हूँ। तो अपन नॉर्मली देखते हैं मार्केट में हम लेने खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए का बेचते हैं, बट मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, जब मार्केट से पेन वगैरह लेके आया ना, तो मुझे वो पेन की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए पड़ी, ठीक है। मैंने 10 पेन लेके आया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं मान लेता हूँ 100 पेन लेके आया, मैंने 100 पेन्स लेके आए तो 700 रुपए पड़ी। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 100 पेन्स, ठीक है। 100 पेन्स लेके आए, मैंने लाने का खर्चा, मेरे ट्रांसपोर्टेशन, सामान रखने की जगह वगैरह सब मिला मिला के मेरे को 700 रुपए का खर्चा पड़ा। मैंने एक पेन बेचता हूँ 10 रुपए का, ठीक है। एक पेन बेचता हूँ 10 रुपए का, मैंने 100 के 100 पेन बेच दिए, तो मुझे कितने रुपए आएंगे, 1000 रुपए। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 1000 रुपए। तो इनकम मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो 1000 में से जो मेरे एक्सपेंसेस हटा दूं तो वो मेरा हो जाएगा इनकम। अब क्लियरली डिफाइन कर पाओगे कि इनकम वर्ड अलग होता है, रेवेन्यू वर्ड अलग होता है। रेवेन्यू को हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स हो गया, टर्नओवर हो गया, इसके कई कई नाम हैं। तो रेवेन्यू मतलब अलग होता है, इनकम मतलब होता है। रेवेन्यू और इनकम के बीच में डिफरेंस समझ में आया, ये हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट है, ये हमारा जो एक्चुअल जो सेल होती है वो वाला पार्ट है, ठीक है। चलो, अब मैं आता हूँ रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर में। तुम देखोगे तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये इसका पार्ट बनते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ये 1000 रुपए वाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये 700 रुपए वाला। सर ये कैसे क्या होती है, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि व्हाट इज, पहली बात तो दो वर्ड हैं, एक रिसिप्ट है और एक एक्सपेंडिचर है। तो रिसिप्ट मतलब क्या और एक्सपेंडिचर मतलब क्या, रिसिप्ट मतलब क्या और एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ठीक है। तो रिसिप्ट मतलब हमें पैसा आना, भले वो कैश में आए या बैंक में हमारे खाते में आए, किसी भी रूप से आए। और एक्सपेंडिचर मतलब हमारा खर्चा होना, हम किसी भी चीज पे खर्चा करते हैं। तो सर ये कैपिटल रेवेन्यू इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ड दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दिया है रेवेन्यू, यहाँ पे भी आपने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, और एक दिया है रेवेन्यू रिसिप्ट। इनका मतलब क्या है तो समझना है इसको, ओके। नो, अच्छा एक चीज और है, इसमें एक पार्ट है फिक्टिशियस एसेट करके, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। और इसमें एक जो पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो अभी जरूरत नहीं है बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे थे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में बात कर रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं डे टू डे लाइफ में कोई एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, डे टू डे लाइफ में अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जैसे कि मैंने माल खरीदा, एग्जांपल देखते हैं ना, परचेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल, कुछ भी जिसका जैसा काम है। तो अगर मैंने माल खरीदा या गुड्स खरीदे, तो वो मेरा डे टू डे वाला होता है, आज खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं फिर मतलब हर 3-4 दिन की आड़ में, हर हफ्ते हर महीने की आड़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। सैलरी हर महीने जाती है, रेंट हर महीने जाता है, वेजेस देनी पड़ती है हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल्स हो गए, ट्रैवलिंग चार्जेस हो गए। तो ये जो डेली टू मतलब हर डे टू डे बोल लूँ या मंथ टू मंथ बोल लूँ, 12 महीने में कंटिन्यूस लगे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो डेट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ओके। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर ऐसा खर्चा
जो डे टू डे नहीं होता है, एक बार कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया। तो याद करो लॉन्ग टर्म के लिए हमने पढ़ा था नॉन करेंट एसेट, तो यही हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखना एग्जांपल, परचेस ऑफ मशीनरी, एक बार खरीद ली लाइफ टाइम चलेगी। परचेस ऑफ व्हीकल, एक बार खरीद लिया लाइफ टाइम चलेगी। तो सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे एसेट्स बन जाते हैं। यस, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, आया समझ में। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब फिर वही मैं बात करूंगा कि जो डे टू डे में इनकम होती है। कोई बताएगा मुझे? सोचो सोचो सोचो। हाँ, डे टू डे में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सेल ऑफ गुड्स, वहां से हमको पैसा आता है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम होती है हमको। यस सर, होती है। बैंक में पैसा रखो तो कई बार तुमने देखा होगा डिविडेंड इनकम भी होती है, रेंट इनकम भी होती है, कमीशन इनकम होती है। रेंट इनकम, कमीशन इनकम, तो ये जितनी इनकम्स है ना, दिस आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अच्छा, तो ये जो सेल है, ये जो रिसिप्ट है, अब समझ में आया कि सेल ऑफ गुड्स का है। आया समझ में? तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या सर? कैपिटल रिसिप्ट मतलब समवॉट रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखना कैसे रिलेट करता है। मैंने मशीनरी लाई, 4-5 साल यूज करी, मशीन खराब हो गई, तो क्या मैं इस मशीन को बेच दूंगा आके? हाँ सर, बेच देंगे। ठीक है, इसको बेचना पड़ेगा मुझे 4-5 साल यूज करने के बाद। हाँ सर, बेचना पड़ेगा मैं 4-5 साल यूज करने के बाद। तो इसको जब मैं बेचूंगा तो क्या लिखूंगा? सोल्ड ऑफ मशीन। ओके, तो क्या इसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, जो प्रॉफिट हम बोलेंगे या सोल्ड ऑफ मशीन है, जो प्रॉफिट है इसके ऊपर, डेट इज कॉल्ड अवर कैपिटल रिसिप्ट। आया समझ में? कैपिटल रिसिप्ट मतलब अगर हम हमारी कोई एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स है जिनको हम बेचते हैं और अगर उनसे हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड अवर कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ा दिया है समझना। असेट्स में, लाइबिलिटीज में, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं वो बता दिया है। उसके बाद इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझा दिया है। उसके बाद रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर में कैपिटल रिसिप्ट क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या। ओके, अभी कुछ टर्म्स और बाकी हैं, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसके बाद। ओके ओके, हमने वो सारे टर्म्स पढ़ लिए, अब जो टर्म्स हैं उनको समझना। एक टर्म है परचेज और एक टर्म है सेल्स। अच्छा, परचेज जब लिखेंगे जब हम गुड्स की परचेज करेंगे, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा है, मैं तुमको पहले ही पता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे क्या खरीद रहा हूँ, एसी, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें अगर मैं खरीद के ला रहा हूँ अपने पास, तो वो परचेजेस ऑफ गुड्स होंगी। बट अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, तो वो परचेजेस नहीं कहलाती, वो हमारी असेट्स बनती। खरीदते जरूर उसे भी हैं हम, बट उसको हम असेट्स बोलते हैं। और जब गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बोलते हैं। ठीक है, तो गुड्स की जब खरीदते हैं तो हम परचेजेस बोलते हैं, और गुड्स को जब हम सोल्ड करते हैं तो हम उसको सेल्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल जो माल होता है ना, बेचते हैं खरीदते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, परचेज और सेल्स की। अब एक चीज और, सर मैंने जैसे परचेज करी तो क्या अपन जैसे ये मान लो ये एक मैं हूं, ठीक है, ये एक फॉर्म है कोई सी भी, मैंने माल खरीद के लाया, परचेज करी। ओके, मुझे वो माल नहीं समझ में आया, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, डिफेक्टिव था, कोई भी कारण हो सकता है, मैंने उसको वापस भेज दिया। क्या मैं भेज सकता हूँ उसको वापस? मैंने खरीद के लाया और उसको वापस भेज दिया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको क्या वर्ड दूंगा? परचेज रिटर्न। आया समझ में? मैं उसको क्या वर्ड दूंगा? परचेज रिटर्न। चीज समझ में आ रही है कि क्या परचेज होता है और क्या परचेज रिटर्न होता है? मैं था, मैंने कुछ माल खरीदा, उसको वापस भेज दिया, डेट इज परचेज रिटर्न। सेम ऐसे एक पॉइंट लेते हैं हम कि यहाँ एक फॉर्म है जिसको हम माल बेचते हैं। ठीक है, ये मान लो एबीसी थी, ये मान लो XYZ है।
इसको हम माल बेचते हैं, हमने सेल करा, उसको पसंद नहीं आया, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो वो भी क्या हमें वापस भेज सकता है? भेज सकता है। तो डेट इज सेल्स रिटर्न, डेट इज सेल्स रिटर्न। तो तुमको दो वर्ड समझ में आए कि हाँ सर परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है। मुझे एक चीज बताओ कि परचेज रिटर्न का एक नाम और है, ठीक है, और सेल्स रिटर्न का भी एक नाम और है। मैं तुमको दो नाम बता रहा हूं, मैं तुमको दो नाम बता रहा हूं, वो तुमको बताना है कि काय में आएंगे, सोचना थोड़ा सा। एक वर्ड दिया है हमको रिटर्न इनवर्ड, और एक वर्ड दिया है हमको रिटर्न आउटवर्ड। तो कौन सी चीज क्या हो सकती है, कौन सी परचेज रिटर्न हो सकती है और कौन सी सेल्स रिटर्न हो सकती है? तो हम वर्ड से समझे। इनवर्ड मतलब क्या? आना। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास सेल्स रिटर्न में आ रहा है या परचेज रिटर्न में आ रहा है? सेल्स रिटर्न में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? रिटर्न इनवर्ड। और हमारे पास से जा कहां रहा है? परचेज रिटर्न में जा रहा है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड। तो समझ में आया क्या परचेज, क्या सेल, क्या परचेज रिटर्न, क्या सेल्स रिटर्न, और क्या रिटर्न आउटवर्ड, और क्या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। और एक जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवर्स। एक चीज और समझा देता हूं, छोटा सा पॉइंट है इन्वेंट्री करके। इन्वेंट्री या स्टॉक, कि सर इन्वेंट्री और स्टॉक क्या होता है? देखो इसमें कैसा कैसा होता है ये समझना पहले पॉइंट को। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, मैंने कुछ माल परचेज करा होगा स्टार्टिंग में, मान लो 1000 आइटम, ठीक है, उसमें से मेरे बिके हैं मान लो 600 आइटम, ठीक है, परचेस करा मैंने 1000 का, बिका मेरा 600 का, तो मेरे पास कितने का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा? स्टॉक बच जाएगा कुछ, तो हम बोलेंगे हमारे पास 400 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये मैंने बात करी 2019-20 की। फिर आया 2020-21 का पीरियड। तुमको मालूम है ना हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, 20-21 में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना बचा होगा? ये 400 रुपए। फिर मैं खरीदूंगा क्या परचेस? हाँ सर आप खरीदोगे, फिर कितने खरीदेंगे? वही सेम मान लेते हैं, या चलो 12, इस साल मैंने 1200 खरीदी कर ली। सेल करना था, सेल कर दिया। कितना सेल करूं? 700 मैंने सेल कर दिया। अब बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा मेरे पास? 400 मेरा ओपनिंग हो गया, प्लस 1200 मतलब 1600, माइनस 700 मतलब 1100, सॉरी 1600 माइनस 700 मतलब 900। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारा? 900। आया समझ में? तो इन्वेंट्री में दो, इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही शब्द है, इसके जो सिनोनिम्स बोलते हैं जिन्हें हम, और उसमें एक हो सकता है ओपनिंग और एक हो सकता है क्लोजिंग। दिस इज ओपनिंग स्टॉक और दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब मैं जो लास्ट बात करने जा रहा हूं वो है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स की। डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट तरीका। एक है ट्रेड रिसीवेबल्स और एक है ट्रेड पेबल्स। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट इज ट्रेड पेबल? इसके अंदर आते हैं हमारे डेटर्स। जल्दी से बताओ डेटर्स मतलब क्या बताया था मैंने? डेटर्स मतलब मैंने बताया था कि जिनसे हम माल खरीद, जिनको हम माल बेच रहे हैं उधार पे। और क्रेडिटर्स मतलब, तो ट्रेड पेबल्स में कौन आ जाएंगे? क्रेडिटर्स हमारे। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने माल बेचा है उधार पे, ठीक है। एक बार वापस से हो जाए, डेटर्स मतलब क्या और क्रेडिटर्स मतलब क्या? हाँ मैंने गलत बोला था, अब किसी ने पकड़ा होगा सही, ठीक है। डेटर्स मतलब जिनको हमने माल बेचा है उधार पे, और क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने माल खरीदा है उधार पे। आया समझ में? याद रखना ये पॉइंट्स, नहीं तो भूल जाओगे। चलो,
तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स के अंदर डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आते हैं। तो डेटर क्रेडिटर तो तुमने समझ लिया सर, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या होते हैं ये तुमको पढ़ने को मिलेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक है तुम्हारा वहां पे। तो इसको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ये दोनों चीज आती है, ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों चीज आती है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो लेक्चर। और ये तुम्हारे बेसिक का पार्ट 3 है। एक और आएगा बेसिक का पार्ट 4 जिसमें हम बात करेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड। जो मुझे टर्म्स समझानी थी बेसिक वो मैं पूरी यहाँ समझा चुका हूँ। जो तुम लोगों को आगे धीरे धीरे एक एक करके टर्म्स आएंगे अब वो आएंगी तुम्हारी बेसिक 4 में, तुमको समझ में आएगा जब हम जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री का पार्ट जो रहेगा बेसिक पार्ट 4, कैसे क्या रूल्स होते हैं, कैसे डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं, कैसे हमको जनरल एंट्री करनी पड़ती है, जनरल एंट्री होती क्या है हमको, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है अपनी बुक में और रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को हम बोलते हैं जनरल एंट्री। और वो अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। और थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ और नेवर लूज होप। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन, थैंक यू।